कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विशेष आपके लिए आज क्या है इस कार्यक्रम में। सैम्य लता की वैज्ञानिक विधि से खेती। बीज अंकुरण परीक्षण पर संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, क्षेत्रानुसार और जलवायु के अनुरूप प्रजातियों का चयन करके शुद्ध एवं प्रमाणित बीजों का चयन करने के बाद उन बीजों का अंकुरण परीक्षण करने के बाद ही उसे खेतों में प्रयोग करते हैं। तभी उन्हें आगे चलकर उस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज मिल सकती है। लेकिन हमारे किसान भाई इन बातों पर ध्यान नहीं देते और बाजार से साधारण बीजों को खरीदकर सीधे खेतों में प्रयोग करते हैं। इससे कम अंकुरण, कम जमाव, कम बढ़वार के कारण कम पैदावार से संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि हम किस प्रकार से बीजों को खरीदें और उनका अंकुरण परीक्षण किस प्रकार से करें, ऐसे बीजों का जमाव प्रतिशत ज्ञात हो। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारा ये खास अंश। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीज ही अच्छी फसल का आधार है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। निसंदेह एक अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ अच्छे बीज से तात्पर्य उस बीज से है जिसकी अंकुरण क्षमता, भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता आदि शुद्ध एवं अच्छे बीज के लिए निर्धारित मानक पूरा करता हो। देश में अनेक सरकारी बीज संस्थाओं के होते हुए भी कृषकों को प्रति वर्ष आवश्यक अच्छे बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण किसान अपनी पूर्व में बोई गई फसल से संचित बीजों को ही प्रयोग करने पर विवश है। ऐसे में यदि हमारे कृषक बंधु अपनी पूर्व फसल से प्राप्त दानों को बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें उस बीज की बुवाई से पहले अंकुरण परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए या स्वयं कर लेना चाहिए। आइए समझें कि बोए जाने वाले बीज का अंकुरण परीक्षण क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ है। बीज की अंकुरण क्षमता या प्रतिशत ज्ञात होने पर हमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बीज की मात्रा का सही अनुमान लग पाता है। यदि अंकुरण क्षमता मानक के अनुरूप है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में बीज की निर्धारित मात्रा ही खेत में डालना चाहिए, और यदि अंकुरण मानक से कम है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक बीज खेत में डालना चाहिए। अच्छे जमाव वाला बीज बोने से हमें खेत में वांछित पौधों की संख्या की प्राप्ति होती है, जिससे अनुकूल उत्पादन मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं बीज का अंकुरण कैसे ज्ञात करें या कराएं। किसान भाइयों,
बुवाई से पहले पर्याप्त समय उपलब्ध रहने पर किसी भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विभाग से संबंधित हो, उनके पास बीज का नमूना भेज अंकुरण परीक्षण कराया जा सकता है। नमूना भेजते समय फसल का नाम, प्रजाति का नाम, नमूना लेने का दिनांक, अपना नाम व पता लिखना न भूलें। इसके लिए एक टैग पैकेट के भीतर और एक टैग पैकेट के बाहर लगा दें। यदि समय कम हो और नमूना भेजना संभव ना हो तो किसान भाइयों, आप अपने घर पर ही अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। किसान भाई अपने स्तर पर बीज का अंकुरण 2 विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहली है बालू विधि, जिसके लिए बालू और एक उथला आयताकार या गोलाकार बर्तन या ट्रे ले लें। बालू को जीवाणु रहित करने के लिए स्टेरलाइज कर लेते हैं। बर्तन में 3/4 बालू भरकर ऊपर से पानी डालकर नम कर लेते हैं। उसके बाद 100 बीजों को बालू की परत पर रखकर ऊपर से बालू की एक हल्की सी परत बिछा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद बालू को हल्का सा नम करके ऊपर से ढक देते हैं। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपके बीज अंकुरित हो रहे हैं। फिर अंकुरित बीजों को गिनकर जमाव का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। यदि नमूने में रखे गए 100 बीज में से 70 बीज का अंकुरण होता है तो आप समझ लें कि आपका बीज 70% अंकुरण वाला है। फिर उसी के अनुसार बीज की मात्रा का निर्धारण कर लें। यह विधि बड़े दानों वाले बीजों जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, राजमा आदि के लिए उपयुक्त है। बीज अंकुरण की दूसरी विधि की बात करें तो वो है पेपर विधि। किसान भाइयों, इस विधि में जमाव की जांच के लिए एक विशेष प्रकार का पेपर का प्रयोग किया जाता है, जिसे जर्मिनेशन पेपर कहा जाता है। इसे बाजार से खरीद सकते हैं। इसमें बीज को पेपर के ऊपर या पेपर के बीच में रखकर जमाव परीक्षण किया जाता है। किसान भाई जर्मिनेशन पेपर की जगह पुराने फटे टाट या तौलिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पेपर विधि की तरह ही टाट या तौलिए को ट्रे या बर्तन में फैलाकर पानी से भिगो देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बीज को स्थापित कर देते हैं और ऊपर से एक दूसरा टाट या तौलिया का टुकड़ा डाल देते हैं। उसके बाद इसको ऊपर से गीला कर देते हैं और अंकुरण के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षित रख देते हैं। नमी की कमी होने पर समय समय पर पानी की हल्की छींटे देते रहते हैं। 1 सप्ताह बाद जमे हुए दानों को गिनकर अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि मध्यम आकार के बीज जैसे उड़द, मूंग, अरहर तथा छोटे आकार के बीज जैसे तिल आदि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो किसान भाइयों, खरीफ की फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करा लें या कर लें। कृषि सह व्यवसाय के रूप में हमारे झारखंड प्रदेश के किसान बंधु लाख की खेती से अच्छा लाभ कमाते हैं। जो किसान सेमियालता पौध पर लाख चढ़ाने के लिए सेमियालता की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए ये उपयुक्त समय है, किंतु इसकी खेती वैज्ञानिक विधि से करनी होगी, जैसे बीज की मात्रा, नर्सरी तैयार करने की विधि, मुख्य खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक का प्रबंधन, पौधरोपण की तकनीक इत्यादि। कुछ इस प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं एक कृषक, तो मिलते हैं उनसे। हम लाख का खेती करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा पौधा है कि हमको जल्दी लाख की खेती कर सके, कब लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी हमको दीजिए। अतः सेमियालता की खेती के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं IINRG नामकुम रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो लाख खेती के क्रम में जो सेमियालता पौधे पे हमको करना है, पहला काम है कि हमको इसका बागान लगाना है। बागान जैसे हम और भी पेड़ पौधों का खेत में बागान लगाते हैं, उसी प्रकार से इसका बागान लगाना है। बागान लगाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इसकी पौधशाला में पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने का जो सबसे उपयुक्त समय है वह है अप्रैल मई का महीना। हम लगभग 1 फीट ऊंचाई की काले रंग की पॉलीथीन की थैलियों में उसका मिश्रण बना लेते हैं।
बराबर बराबर भाग में, एक भाग बालू, एक भाग मिट्टी और एक भाग कोई भी सड़ा हुआ गोबर की खाद हो या अपने आप खेत पे कोई सड़ा हुआ कंपोस्ट तैयार करते हैं उसको लेके, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके पॉलीथीन की थैलियों में भर के और उस कम भरने के बाद उसमें नीचे छेद अवश्य कर दें, नीचे साइड में 2-4 छेद कर दें जिससे कि जो अतिरिक्त पानी हो निकल सके। मिश्रण भरने के बाद हर पॉलीथीन में 1 इंच गहरा 2-2 बीज डालते हैं और उसके बाद बहुत ही हल्का हल्का पाइप के फवारे से या हजारे से हल्का पानी देते हैं और पानी इतना देना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो और पानी हमको प्रतिदिन देना है और लगभग 10 दिन के आसपास हमारा जमा होने लगता है। खेत में लगाने के लिए कम से कम 2 महीने की जो हमारी पौध की आयु है वह उपयुक्त होती है। अगर 2 महीने से कम आयु का पौधा खेत में लगाएंगे तो उसके मरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कम से कम 2 महीने की आयु पौधे की होनी चाहिए। अगर आयु उससे अधिक हो जाए तो कोई उससे नुकसान नहीं है, लेकिन आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो जो मुख्य चीज़ें थी कि हमको पौध तैयार करना है, पौध तैयार करने में जैसे जमाव के बाद हमको ध्यान रखना है यदि कोई रोग आ रहा है तो उसमें तो एक बहुत ही सुगमता से उपलब्ध एक फफूंदी नाशक है कार्बेंडाजिम। तो कार्बेंडाजिम का 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मात्रा का अच्छे प्रकार से घोल बना करके हम जब पौध की अवस्था कम से कम 6-7 पत्तियां की अवस्था हो जाए तो उस पर हम छिड़काव कर देते हैं यदि किसी फफूंदी रोग के लक्षण नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से 2 महीने की पौध जिसकी की ऊंचाई लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट हो जाती है उपयुक्त होती है आपको मुख्य खेत में लगाने के लिए। अब जो हम बागान लगाएंगे खेत में उसकी बात करें, एक बार सेमीलता का पौधा लगा करके हम उस पर 10 साल 12 साल 15 साल तक लाभ की खेती कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है उसको सही तरीके से पौधे को लगाएं। इस क्रम में सही तरीके से लगाने के लिए कम से कम हम 30 से 45 दिन पूर्व उसके लिए खेत में चिन्हित कर लें जहाँ जहाँ हमको पौधा लगाना है, किस विधि से पौधा लगाना है। जैसे पौधा लगाने की विधि की बात हम लोग करें तो उसको हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो एकल पंक्ति यानी कि सिंगल लाइन मेथड, जिसमें कि पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 मीटर। दूसरी यह है कि दोहरी पंक्ति विधि, डबल रो मेथड, जिसमें कि जो 2 दोहरी पंक्ति होती है उसके बीच में दूरी आधा मीटर होती है और 2 दोहरी पंक्तियों के बीच में दूरी 2 मीटर होती है और पौधे से पौधे की दूरी आधा मीटर होती है। तो जो छोटे किसान हमारे हैं जो जैसे 500-1000 पौधा लगाना चाहते हैं उनके लिए एकल पंक्ति उपयुक्त है, लेकिन जो किसान भाई हमारे बड़े स्तर पे लाख की खेती करना चाहते हैं 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, उनके लिए दोहरी पंक्ति विधि उपयुक्त होती है। तो जिस विधि से भी लगाना है उसके लिए खेत में चिन्हित करके कम से कम 30 से 45 दिन पहले, पौधा लगाने से पहले हम गड्ढा बना लेते हैं और जो गड्ढे का आकार है उसको 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा रखते हैं। गड्ढा खोद करके 10 दिन 15 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं और 10 दिन 15 दिन के बाद हम उसमें प्रति गड्ढे, हर एक गड्ढे में कम से कम 2 किलो कार्बनिक खाद, गोबर की खाद हो उपयुक्त हो, लेकिन गोबर की खाद अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वह सड़ा हुआ हो, कच्चा ना हो। तो प्रति गड्ढे के दर से कम 2 किलो सड़ा हुआ गोबर की खाद हो या कंपोस्ट की खाद हो, जो भी अगर आपके पास उपलब्ध हो, या केचुए वाली खाद हो, तो उस मिट्टी में जो मिट्टी हम गड्ढे का बाहर निकालें उस मिट्टी में मिक्स करके गड्ढे को भर देते हैं और गड्ढा भरने के बाद उसको छोड़ देते हैं। इसमें हमारा जो मानसून प्रारंभ होता है और जब बारिश है सुनिश्चित कर लें कि हाँ बारिश होने लगी है, तो उस समय हमारी पौध भी लगभग तैयार हो गई होती है, जिसकी ऊंचाई जैसे मैं बताया कि 1 से लेकर 1.5 फीट की ऊंचाई उसकी हो चुकी होती है। उस समय पॉलीथीन को फाड़ करके, यानी पॉलीथीन को निकाल करके, पॉलीथीन के साथ नहीं लगाना है, पॉलीथीन को फाड़ करके और जहां हम गड्ढा बनाए हैं जितनी पॉलीथीन में मिट्टी है उतनी मिट्टी गड्ढे से हटा करके पूरी मिट्टी जो पॉलीथीन वाली है उसको मिट्टी रख करके हल्का दबा देते हैं। यदि बारिश नहीं हो रही है या बारिश बहुत लंबे समय तक गैप हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो हमको पानी देना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से पौधा लगाने के बाद और 1 वर्ष के उपरांत, यानी कि अगले वर्ष, इस वर्ष जुलाई में पौधा लगाएंगे, अगले वर्ष जुलाई से हम इस पे लाख की खेती प्रारंभ कर सकते हैं। लाख की खेती के लिए जो बहुत ही ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं कि हमको उसके लिए उसकी बीज की, बीहन लाख की आवश्यकता होगी। बीहन लाख आपको, जैसे जो हमारे किसान भाई पहले से लाख की खेती कर रहे हैं उनसे आप बात करके वहाँ से बीहन लाख उपलब्ध हो सकता है। यदि आपको बीहन लाख की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो जो नामकुम में ला अनुसंधान संस्थान है,
इस संस्थान के माध्यम से आपको बिहन उपलब्ध हो जाएगा। तो जो 1 वर्ष का पौधा आपका सिमलता का तैयार है, उस पे हम 25 ग्राम बिहन लाख जो है डंडी सहित 25 ग्राम बिहन लाख एक पौधे के लिए लगाते हैं। 25 ग्राम का जो बिहन लाख की हम बात कर रहे हैं, जो कि लकड़ी के सहित, टहनी के सहित होगा, वह लगभग 2 इंच 2.5 इंच का एक टुकड़ा होगा। उस टुकड़े को लेकर के उसके दोनों किनारे पे रस्सी लेकर के बांध देते हैं। फिर उसी रस्सी की सहायता से उस टुकड़े को लेकर के जो 1 वर्ष का पौधा है, जिसमें कि 3 या 4 एक वर्ष के पौधे में टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों के बीच में ज़मीन की सतह से 1 फीट ऊपर उस बिहन लाख को वहाँ पे बांध देते हैं। बिहन लाख बांधने के बाद उसमें से जो लाह का शिशु कीट होगा वह निकलना प्रारंभ होता है, और वह लाख का शिशु कीट निकल करके रेंगते हुए टहनियों पे जा करके बैठ जाता है। टहनियों में बैठने के बाद वो वहाँ से टहनियों का रस चूसना प्रारंभ करता है और लाह को स्रावित करता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पपीता उद्यान में रोग नियंत्रण पर जानकारी। मैं हर पल हर जगह हूँ। जब भी समय मिली करवट, मैं वहीं था। आने वाली सरकार, जब भी कोई दौर गुजरा है, मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी की खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ईटीवी न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में पपीता की खेती बहुत से किसान करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और जिन किसानों ने इसकी फसल जुलाई अगस्त माह में लगाई थी, उसमें भी फलों का विकास हो रहा होगा। लेकिन वर्तमान समय में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस पर कुछ रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि इन रोगों का समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो उपज कम प्राप्त होगी। अतः किसान भाइयों, पपीता में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू। बात आती है, जो किसान भाई पपीता की खेती लगाते हैं वो प्रारंभिक अवस्था से ही पपीते में रोग नियंत्रण की क्रिया करें। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि पपीता बहुत ही सेंसिटिव फल वृक्ष है, और पपीते में अगर थोड़ा सा भी पानी की अधिकता हुई तो 2 प्रमुख बीमारियां, जिसमें पपीते में डंपिंग ऑफ की समस्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेक सड़न रोग, ये सड़न रोग प्रारंभिक अवस्था से ही पौध को नुकसान पहुंचाता है। और इसलिए जब किसान भाई पपीते की पौध लगाएं, उसी समय जमीन में ही ब्लू कॉपर और स्कोर नाम की दवा, जैसे ही गड्ढे में पपीता लगाएं उसी समय 2 ग्राम सल्फेक्स नाम की दवा का ड्रेंचिंग करें, उसके बाद ही पपाया लगाएं। पपाया लगाते समय किसान भाई हमेशा मेड़ और नाली पद्धति से पपाया लगाएं, और मेड़ और नाली पद्धति से जब किसान भाई पपाया लगाते हैं तो मेड़ों में जब पपाया लगता है तो पानी से या अधिक पानी से जो होने वाला जो नुकसान है, या डंपिंग ऑफ से जो होने वाला नुकसान है, उससे किसान भाई बहुत आसानी से पपीता को बचा सकते हैं। और डंपिंग ऑफ के साथ साथ सबसे हानिकारक जो बीमारी है वो है पपाया मोजेक वायरस, मतलब पपीता में लगने वाले विषाणु रोग। और ये विषाणु रोग इतनी भयानक होती है कि
पपीता के पौध को फल आने के पहले ही, चाहे फल आने के अवस्था में या फल तोड़ाई के अवस्था में, धीरे धीरे जब पीत सिरा के माध्यम से, वाइन के माध्यम से पीला करते करते संपूर्ण पत्तियों को पीला कर देता है, उसके बाद शाखाओं को, शाखाओं के बाद फलों को। और यह जो वायरस है ये इंसेक्ट से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है, मतलब कीड़ा से दूसरे पौध में जाएंगे। किसान भाइयों, मैं आप लोग को सलाह देना चाहूँगा कि जो किसान भाई व्यावसायिक रूप से पपीते की खेती कर रहे हैं, वो किसान भाई सबसे पहले क्या करें कि 1-2 पौध में ही अगर येलो वेन मोज़ेक वायरस का अटैक दिख रहा है तो उसी समय उस पौध को तोड़ ले, जला ले या मिट्टी में दबा दें। और दूसरी, जब किसान भाई समय समय पर अगर व्यावसायिक उत्पादन ले रहे हैं लेकिन समय समय पर उनकी विजिट किसान भाइयों की नहीं हो पाई और बहुत सारे पौध में अगर येलो वेन मोज़ेक वायरस का अटैक हो जाता है, तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि फफूंद जनित जो सल्फेक्स जो दवा है उसका 8 ग्राम मात्रा प्रति स्प्रेयर की दर से किसान भाई हर 15 दिन के अंतराल में संपूर्ण पौध को नहलाएं, तभी जाके इस बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। और साथ ही जब ये जो कारक है जो एक पौध से दूसरे पौध में ट्रांसमिट कर रहा है, उसके लिए किसान भाइयों क्लोरोपायरिफास नाम की दवा 4 ग्राम दवा एक स्प्रेयर में, और अगर इंसेक्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 6 से 8 ग्राम दवा प्रति स्प्रेयर के माध्यम से 15 दिन के अंतराल में किसान भाइयों, मतलब सल्फेक्स 15 दिन में डालें, फिर 15 दिन में कोई सा भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जब किसान भाई डालेंगे, तभी जाके इस पपाया मोज़ेक वायरस से पपीता को बचा सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। जिला बांका के कृषक नंदलाल, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गेंदा फूल की फसल में उर्वरक एवं कीट रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नंदलाल जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेंदा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग पौध रोपाई के समय आधार खाद के रूप में किसान भाइयों ने किया होगा। अब बची हुई नत्रजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा का उपयोग पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद उपरवेशन के रूप में उपयोग करना चाहिए। और हमारे जिन किसान भाइयों की फसल 45 दिन की हो गई हो तो वह नत्रजन की दूसरी मात्रा का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, गेंदा की फसल को अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी गर्मी की फसल होने के कारण फसल की आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी देने से फसल को क्षति हो सकती है, अतः जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधों में अधिक शाखाएं तथा फूल बने, इसके लिए वानस्पतिक अवस्था में पौधे के ऊपरी भाग को हाथ के माध्यम से तोड़ते रहना चाहिए, जिससे पौधे की अनावश्यक बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जिससे फसल से अधिक एवं गुणवत्ता युक्त पुष्पों की प्राप्ति होती है। अब यदि गेंदे की फसल में होने वाले कीटों के प्रकोप की बात करें तो रेड स्पाइडर, जिसे लाल मकड़ी के नाम से जाना जाता है, यह कीट पौधों की पत्तियों से रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और फसल कमजोर हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 0.2% के घोल का छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इस फसल में कुछ इल्लियों का प्रकोप भी होता है, जो पौधे की कोमल पत्तियों एवं टहनियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो
तब आप क्विनोल फॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गेंदा की फसल में आने वाला प्रमुख रोग है चूर्णिल फफूंदी रोग। इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों टहनियों पर सफेद सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फसल कमजोर हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गेंदे की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपने गेंदे की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों पर संपूर्ण जानकारी। भिंडी की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।